हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 30 दिन की सीरीज चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट रिवीजन दिया जा रहा है, जो कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, आपका करंट अफेयर हो, या फिर आपका यूपी स्पेशल हो, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस को आपका 30 दिन में कंप्लीट करा दो। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके डे 6 तक के टॉपिक के मतलब के डे 6 तक जितने भी टॉपिक थे उनको कवर किया जा चुका है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, तो वहां से आप डे बाय प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा डे है वो डे 7 है। डे 7 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग से यानी कि स्टोन एज, आपका वैदिक पीरियड, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ही आपका जितने भी धर्म है वो, और आपका जो धर्म के साथ महाजनपदों के उदय के बारे में है, तो इनको एक टॉपिक के अंतर्गत आपका कवर किया। मतलब कि जो पहली क्लास थी, पहली क्लास में आपका जो हिस्ट्री का है एंशियंट हिस्ट्री को की स्टार्टिंग से धर्म तक यानी कि महाजनपद तक कवर किया। आज जो हमारी क्लास है एंशियंट हिस्ट्री की, वह है आपकी मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में, और फिर आते हैं आपके दक्षिण भारत में, जिसमें चोल, पांचाल, पल्लव एवं संगम युग के बारे में, प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, और पूर्व मध्य काल के बारे में। तो इसमें वे टॉपिक लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। कुछ इनको नोट्स दिए गए हैं, कुछ बुक से डायरेक्ट ही लिए गए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नोट्स भी नहीं प्रिपेयर हो पा रहे हैं कि आपका पूरा नोट्स एकदम बन जाए। तो आपके लिए वही मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका प्रॉपर एक रिविजन हो जाएगा। तो इसमें आपका पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखें, जो आपका डे के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो आप उसमें देख सकते हो। आज का जो है डे सेकंड है, मतलब कि डे 7 आता है, लेकिन इसका जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री का ये लेक्चर सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारा जो पहला टॉपिक आज का आता है मौर्य काल के बारे में, या मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में इसमें जो भी आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, इसमें ये वाला डिटेल नहीं दिया गया है कि इनका क्या सामाजिक आर्थिक विकास है, किस तरीके का है। तो इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन जिस तरीके का आपका आता है एग्जाम में, उसी के हिसाब से ही आपका दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो ये आता है मौर्य साम्राज्य में, कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है कि यह प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये प्रथम भारतीय साम्राज्य था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। अब कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो आता है पिसाक दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसके अंतर्गत आता है। फिर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वह विलियम जॉन्स ने की हुई थी, और इसने सेंट्रोपोर्ट्स के रूप में इनकी पहचान की थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अन्य नाम है वह सेंट्रोपोर्ट्स भी इनका अन्य नाम के अंतर्गत आता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री के थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री के थे, तो आपको याद रखना है कि यह बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के तो थे ही, साथ ही साथ बिंदुसार के भी थे, जो कि उनका चंद्रगुप्त मौर्य जो बिंदुसार के पुत्र ही थे। तो उनके जो पैरेलल रहे, तो इनके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के कौटिल्य प्रधानमंत्री रहे। अब चाणक्य जो थे उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य के द्वारा दिया गया है, उस अर्थशास्त्र में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। क्योंकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि यह शासन के सिद्धांतों से यानी कि राजनीतिक नीतियों से रिलेटेड है। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अर्थशास्त्र है लेकिन ये किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें ये रहे कि वो उसके नाम से कुछ अलग स्पष्ट हो रहा हो और उसका अर्थ कुछ अलग निकले। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है कि यह शासन के सिद्धांतों का पुस्तक राजनीतिक नीतियों पर आधारित था। इसमें न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, और स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है।
तो आपका ऐसा डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली के प्रिंस से किस ये ग्रंथ की तुलना की जाती है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और मैकिया जो उस कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक राजनीतिक नीतियों पर आधारित हो। इसमें न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था और स्त्री दास अपने मालिकों के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्ति हो जाती थी। तो इसके अंतर्गत एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आता। अब आते हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत बात की जाए तो ये कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि ये 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो राज्य के अंग के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आते थे राजा, फिर आते हैं अमात्य, फिर उसके बाद जनपद, फिर दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। तो कौन कौन से रहे हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड एवं मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत के राज्य के प्रमुख अंग रहते हैं। अब आता है कि डाइमेकस कब किसके शासनकाल में आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो ये बुद्ध घोष की सम्मत पाठशालिका में इसका उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख मिलता है? बुद्ध जो अशोक द्वारा अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख जो है वह बौद्ध घोष के संबंधित पाषाणिका में मिलता है। अब आते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र के संदर्भ में बात की जाए तो पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग प्राचीन स्थल के नाम से जाना जाता था और जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए तो इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र के दो नाम कौन से? जैसे बुलंदी बाग प्राचीन स्थल और दूसरा जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में बात की जाए तो वह अभिलेख जो यह प्रमाणित करे कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो इस अभिलेख से हमें जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का प्राप्त हुआ है इस अभिलेख से हमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह पश्चिम भारत में और इसमें ही गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह भी प्रमाणित होता है। तो पश्चिम में जो शासन था वह चंद्रगुप्त मौर्य के जो पश्चिम शासन का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। साथ ही साथ इसका भी अभिलेख मिलता है इनका जो साम्राज्य था वह गुजरात साम्राज्य में विस्तृत था। तो इसका ये प्रमाण अभिलेखों से मिलता है। इसको आपको बता दें कि जितने भी प्रमाण है वो अभिलेखों से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपने बौद्ध धर्म को पढ़ा था तो बौद्ध धर्म में ये देखा था कि उनका नाम किससे वर्णित होता है। जैसे कि अभी आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देखा तो इनकी किससे प्राप्ति हुई है? तो ये सैंडोकॉर्ड्स के रूप में इनकी पहचान की गई है। तो ये अभिलेख जो मिले हुए हैं उनसे ही इनकी प्राप्ति हुई है, मतलब कि उनमें इस चीज का उल्लेख है। तो इससे एक अनुमान मिलता है कि ये व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के बारे में भी किस तरीके की शासन व्यवस्था रही, किस तरीके का सामाजिक जीवन था, किस तरीके से आर्थिक जीवन। तो ये सब चीजें हमें पहले के जो पौराणिक वस्तुएं मिली हुई हैं या अभिलेख मिले हुए या पुरातात्विक खुदाई से जो भी हमें प्रमाण मिले हुए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि ये चीजें हमें प्राप्त हुई। उसी के परिणाम के तहत हम इनको जोड़ते हैं। जैसे अभी तक जो जो मिला हुआ है उनको सम्मिलित किया गया, फिर अभी फ्यूचर में जो भी उसमें खोज होगी तो उससे रिलेटेड जो भी नया कंटेंट आएगा तो वो भी इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। तो उस टाइम पे इस तरीके की व्यवस्था थी। तो वो जिस तरीके से ये पुरातात्विक खोजें चल रही है उसी तरीके से और नई नई चीजें एड ऑन भी होती जाती है। अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब पराजित किया गया था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया गया था। अब अशोक के बारे में दिया गया है कि अशोक के बारे में बात की जाए तो इसमें सहिष्णुता उदार करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो किसके द्वारा स्थापना की? सहिष्णुता उदारता करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की गई। और भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण भी अशोक के द्वारा कराया गया था। और अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, जिसको कारण इन्हें देव नाम प्रिय की उपाधि दी गई। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव नाम प्रिय की उपाधि किसको दी गई? तो ये उपाधि अशोक को दी गई। और अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे लेकिन उनकी हिंदू धर्म में भी कोई आस्था नहीं छूटी थी। तो ये बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी मानते थे और इसका जो प्रमाण है वो एक देव नाम की उपाधि से स्पष्ट होता है। अब आता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो ये कब कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में इस बौद्ध सभा को आयोजित किया गया था। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संहति होने का उल्लेख मिलता है किसमें? दीपवंश और महावंश में मिलता है। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह कौन से रहे हैं? वह अशोक और दशरथ जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आता है
कि उसमें वहाँ की क्या शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था में किस नाम से क्या पुकारा जाता था। जैसे कि रज्जुक जो थे, वह मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। सार्थवाय जो थी, वह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता है, या फिर इस तरीके से कि सार्थवाय किसको कहा जाता है, कि मौर्य साम्राज्य में किस पद पर रहे हैं। तो इनके बारे में आपके दे दिए जाते हैं। तो रज्जुक जो रहे वह मौर्य काल में शासन में अधिकारी, सार्थवाय व्यापारियों के काफिले। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो किया हुआ था वह अशोक के द्वारा किया गया और विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल सांची का जो प्राचीन नाम था वह काकड़ा था। तो ये प्राचीन नामों से रिलेटेड, जैसे कि आपके चित्रकूट हुआ, आपके जितने भी स्थल हुए, तो इनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो कि इनका नाम क्या है? सांची का नाम हुआ काकड़म। जैसे कि नदी, आपने अभी पहले जो इसके पहले का जो लेक्चर देखा हुआ, तो उसमें नदियों के नाम है। जैसे कि पहले जो कुभा नाम था नदी का, तो उसको काबुल कहा जाता है। रावी, परक्षणी, मतलब कि ये जितनी नदियां हैं उनके नामों के, जैसे कि ब्यास को विपाशा। तो इस तरीके से पहले प्राचीन काल में क्या नाम कहा दिया जाता था, और अभी प्रेजेंट में क्या नाम है, तो इनका भी एक तरीके से नाम पूछता है। तो इसमें क्या पूछा था कि सांची का जो प्राचीन नाम है वह क्या था, तो वह काकड़न था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आता है स्थान और स्मारक व भगवानसेस के बारे में, जिसमें कौशाम्बी स्थान जो है वह कोसीताराम मठ में है। फिर कुशीनगर जो आता है वह राणापुर स्तूप में। सारनाथ जो आता है वह धमिक स्तूप वहां पर स्थित है, और श्रावस्ती में शहीद महित स्तूप है। तो ये कौन कौन सी मठ और स्तूप के बारे में, जिसमें कौशाम्बी में आपका कोसीताराम मठ होगा, कुशीनगर में राणाभरी स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में शहीद मिहिर आग्रह। अब आता है कि सम्राट अशोक के जो तीर्थ यात्रा का सही क्रम है उसके बारे में दिया गया है, कि इनका क्या किस तरीके से, मतलब कि सम्राट अशोक के द्वारा किस किस जगह की यात्रा की गई और किस क्रम में की गई। तो सबसे पहले इनके द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई, फिर इसके बाद कपिल वस्तु की यात्रा की गई, इसके बाद बोध गया की, फिर सारनाथ की, फिर कुशीनगर की, फिर श्रावस्ती की। तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु, फिर बोध गया, इसके बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसमें प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और अशोककालीन अभिलेख जो है वह खरोष्ठी लिपि में है। वह किस कहाँ पर है, वह साहेबाजगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के प्राचीनतम जो शिलालेख थे वह प्राकृतिक भाषा में थे। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा हुआ था, वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन है, मतलब कि इसका सबसे पहले किसने इसका उद्वाचन किया हुआ था, यह पत्थर की पट्टियों पर इसका उद्वाचन किया गया था, और इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था। और अनुराधापुर वह स्थान है जहां ब्राह्मी लिपि का पता चला था। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में बात की जाए तो यह पत्थर की पट्टियों पर इसका उद्वाचन मिला, और इसकी जो सर्वप्रथम है वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। और अनुराधापुर एक ऐसा स्थान है जहां पर इस लिपि के बारे में पता चला। तो ये ब्राह्मी लिपि के बारे में आता है। अब आता है कि अशोक का अपने शिलालेखों में जिस नाम का उल्लेख है वह किसका है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा आता है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बात की जाए तो किस तरीके के इनके स्तंभ है, एक तो बढ़िया पॉलिश की गई है, ये अखंड भी है। स्तंभों का जो शेप शुंडाकार है, तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख है। स्तंभों के प्रस्तर स्तंभ देखे जाते हैं, जो अभिलेख जो मिले हुए हैं अशोक के प्रस्तर स्तंभ मिले हुए हैं, वह उनमें पॉलिश भी बढ़िया है। वह एक अखंड लेवल का बनाया भी गया, और इस इन स्तंभों का जो शेप है वह शुंडाकार है, तो इस आकृति में उनको बनाया गया है। अशोक के अभिलेखों के नाम के बारे में देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडगोलम और अभिलेख मिलता है। वह उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख, जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्य अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। तो इस किसमें किया गया है, या कंगन हल्ली में इसका नाम जो है राजा अशोक का प्रस्तर रूप में चित्रित किया गया है। अब आता है कि अशोक का जो भूमिदेय अभिलेख है वह किससे संबंधित है, वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है, वह किस स्थान पर स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। तो जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वह मध्य प्रदेश के दतिया में है। रुक्मिणीदेव स्तंभ से आप बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाब्रू अभिलेख जो है वह स्वयं का मगध का सम्राट बताया, अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया हुआ है। और उत्तराखंड में सम्राट अशोक के जो अभिलेखों की प्रति मिली थी वह कालसी में मिली हुई है। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया जाए तो कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षतियों का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, और कलिंग विजय का वर्णन जो है
वह हाथी गुफा अभिलेख से इसकी प्राप्ति होती है। और जो 12वां अभिलेख है वह अशोक का पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। और अशोक के जो अभिलेख दूसरा और 13वां अभिलेख है जिसमें संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो अशोक के ये जो 13 शिलालेख है यानी कि 13 अभिलेख है उनके बारे में अलग अलग तरीके से जानकारी है, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपका 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है और इससे कलिंग विजय का जो वर्णन है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। 12वां शिलालेख जो है वह अशोक की पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। और जो सेकंड और आपका 30 यानी कि दूसरा और 13वां अभिलेख जो आता है वह एक प्रमुख शिलालेख है जो कि संगम राज्य के बारे में बताता है। 5वां स्तंभ लेख जो है वह अशोक का वह अभिलेख है जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यहाँ पाबंदी पशुओं के वध पर भी थी। तो ये 5वां स्तंभ जो लेख आता है उसमें अशोक के द्वारा इसका वर्णन किया गया। टाइलमी फिलाडेल्फस जो रहे हैं जिन्हें तुर्मै के नाम से भी जाना जाता था, जिसके साथ अशोक के राज ने संबंधित थे, वह मिस्र का शासक था। तो वह कौन टाइलमी फिलाडेल्फस कौन थे? वह एक मिस्र की शासक थी जिनका अशोक से संबंध था। अशोक के धर्म के मूल संदेश के बारे में आता है जिसमें शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता इनके अंतर्गत आती है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खानदान जिसे देश में संकट काल के में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये सोहेगोरा ताम्रपत्र है, उससे ये प्राप्त होता है कि प्राचीन भारतीय अभिलेख जो है जहां पर खाद्यान्न के जो उपयोग हेतु जिस संकट काल के लिए सुरक्षित रखने के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, तो यानी कि जब संकट काल होता है तो उस टाइम पे जो खाद्यान्न को एक सुरक्षित जगह पर रखने की जो जानकारी है वह सोहेगोरा ताम्रपत्र में एक शाही आदेश के तौर पर मिलती है। तो और काल में टैक्स छुपाने या टैक्स की चोरी करने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। अब इसमें अधिकारी और कार्य दिए गए, इस तरीके से आपके सुमेलित के फॉर्म में पूछे जाते हैं जिसमें अधिकारी दिए गए हैं और इस तरीके से इस साइड आपके व्यक्ति और अन्य नाम दिए गए। जैसे अधिकारी जो है, अधिकारी आती है तलार। तलार जो अधिकारी थे वह रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकुल जो रहे हैं वह ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी होते थे। सहसाधिपति जो है वह चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। बलाधिपति जो थे वह चुंगी का सुरक्षक था। तो तलाक रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी, पट्टकुल ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, बलाधिप जो है चुंगी का सुरक्षक होते थे। तो ये अधिकारी और इनके कार्य है। अब आते हैं व्यक्ति और अन्य नाम, जैसे कि आपका चंद्रगुप्त, सेड्रोकोट्स आते हैं, बिंदुसार जो आते हैं, अमित घात इनका नाम रहा है, अशोक का प्रियदर्शी या प्रियदर्शी रहा है और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रमुख शासक रहे और चाणक्य तो उस टाइम पे वहां के प्रधानमंत्री थे, तो उनको इन नामों से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त जो है वह सेड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित घात, अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा रहा है? मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है वह तक्षशिला रहा है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय में अस्तित्व में रहे न्यायालय रहे वह धर्मस्थली और कंटक शोधन रहे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था। तो ये मगध एवं सूत वर्गों का रहा है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने के लिए किस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया? ये द्रविड़ों के द्वारा इस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह के विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो ये अर्थशास्त्र में दी गई है। और मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है, मतलब कि पुनर्विवाह की मनाही मनुस्मृति में की गई। और विदेशियों को भारतीय समाज मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था रात्रि क्षत्रियों का, जिन्हें फॉलेन क्षत्रिय कहा जाता था। तो ये किसके द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर है? विदेशियों को भारतीय समाज में मनोज के द्वारा ये दिया गया एक सामाजिक स्तर है जिसे व्रात क्षत्रियों को कहा जाता है। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम में दिया गया है जिसमें मेगास्थनीज, फारियान और ह्वेनसांग इत्से। तो कौन कौन से? पहले नंबर पर मेगास्थनीज आए, फिर फाहियान आए, उसके बाद ह्वेनसांग आए, इसके बाद इत्सिंग आए। तो इस तरीके से आपको इनको क्रम इनका याद रखना है। अब आता है मेगास्थनीज के बारे में, क्योंकि मेगास्थनीज से ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं
उन सभी को एक साथ लिखा गया है। मेगास्थनीज के बारे में बात की जाए तो यह प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे वह भारत में आए हुए थे। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था। तो कितने विभाजन में किया हुआ था? 7 श्रेणियों में इसमें विभाजित किया हुआ था। मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर का दूत था और वह स्वरूप जिसमें प्राचीन भारत में दास्ता नहीं है का उल्लेख किया गया है वह मेगास्थनीज के बारे में दिया गया और मेगास्थनीज में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है और मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन भी मेगास्थनीज में किया गया है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मेगास्थनीज के बारे में इंपोर्टेंट होते हैं। अब आता है कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी होता है। तो मौर्य काल से जारी होने वाला जो कार्य है वह जन्म से मृत्यु का पंजीकरण है। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास का सही क्रम है जिसमें संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक साम्राज्य मौर्य नरेशों के द्वारा किया गया एक विकास का क्रम को बताता है। भाग एवं बलि जो रहे हैं वह राजस्व के प्रमुख स्रोत रहे हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था जिसे एकत्रित किया जाता था वह सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जब आए कि मौर्य काल में भूमि कर को किस जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और जो उस टाइम पे एकत्रित किया जाता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सीता अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता था जिसमें सीता का जो अर्थ होता था वह राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। तो सीता जो थे वह राजकीय भूमि से प्राप्त आय जिसमें ये राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत भी था जिसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था उसे समाहर्ता कहा जाता था और मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप के प्रभारी थे उसे कोतवा अध्यक्ष कहा जाता था और मौर्यकालीन अधिकारी में मध्य मार्ग निर्माण अधिकारी संबंधित क्षेत्र था उसे एग्रोनोमी कहा जाता था और मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जो जुर्माना था उसे पकोदक सन्निरोधी यानी कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कहा मतलब कि जब सड़क पर कीचड़ फैलाया जाता था तो इसमें इसके तहत जुर्माना लगता था जिसे पंगोद सन्निरोधे कहा जाता था। तो ये उस टाइम पर नाम थे क्योंकि अभी भी उसी तरीके की व्यवस्था है लेकिन नामों में परिवर्तन हुआ है। पहले जिस तरीके के नाम थे अभी के नामों में उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहले के नाम जो हुए और अभी प्रेजेंट के नाम इनसे कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कई बार और कई बार उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए किस तरीके का जुर्माना जो लगाया जाता था तो उसका क्या नाम होता था। तो उसे पंकोद सन्निरोधे कहा जाता था। जैसे कि आपका मार्ग निर्माण से संबंधित अधिकारी कौन से थे तो उन्हें एग्रोनोमी कहा जाता है। तौल माप का प्रभारी कोतवा अध्यक्ष को कहा जाता था। राजस्व इकट्ठा करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो कि आय का एक स्रोत था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो इस तरीके की ये आपके जो शासन व्यवस्था है इनसे रिलेटेड जो शब्दावलियां है वो क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में आता है सबसे पहले कि हिंद एवं शासक जिसने सीसे के सिक्के जारी किए हुए थे वह स्टेटो सेकेंड था जिनके द्वारा सीसे के सिक्के जारी किए गए। इसमें आता है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, पित्संज में से वह एक जो तो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था तो वह मिलिंद जो थे वह इन तीनों के समसामयिक नहीं थे बल्कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित जो रहे हैं वह तीनों ही एक ही समसामयिक मतलब कि एक समय काल के आसपास ही रहे हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किससे मिलता है? यह काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से काव्य शैली का एक प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है और रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां जो रही हैं जो जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। बिना बेगार की सुदर्शन संझील का जो जीर्णोद्धार है वह किसके द्वारा किया गया? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकित है वह अगाथोक्लीज है। वह किसके सिक्कों पर इसका वर्णन है? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव का वर्णन मिलता है। कादरप्रभ क्षत्रपों ने जिस धातु से अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं वह धातु कौन सी रही है? वह धातु ताम्र रही है। अब आता है इसमें सही सुमेलित करने के संदर्भ में दिए गए हैं और इसी तरीके के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में कि इसमें सही सुमेलित के संदर्भ में दिया गया है कि शासक और राजवंश के बारे में। तो शासक जो दिए गए हैं इसमें आते हैं ड्रेमेटियस जो हिंद यूनानी शासक रहे हैं, रुद्रदामन जो रहे हैं वह शक शासक रहे हैं, गोर्नोफर्निस जो है वह पहलव रहे हैं और बिम जो रहे हैं वह कुषाण रहे हैं।
तो ये प्रमुख शासक रहे, जैसे कि बिम कैडफिसस जो है वह कुषाण शासक है, गोंडोफर्निस पहला हुए, रुद्रदामन जो रहे वह शक शासक है, और ड्रेमिटियस हिंदी यूनानी शासक रहे। तो ये आपका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से शासक कब आए, हिंदी यूनानी शक पहला कुषाण, इनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है और इनके शासक और राजवंश से रिलेटेड भी ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए हैं। तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो उस टाइम पे जारी किए गए कुषाणों के द्वारा किए गए। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। तो मतलब कि तांबे के सिक्के भी सर्वाधिक संख्या में जारी किए गए और चांद सोने के सिक्के भी कुषाणों के द्वारा जारी किए। बिम कैटफिशस, कनिक्स, रहपान और बुद्धगुप्त में से जिनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, तो वह कनिक्स के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया है, जिसमें एक प्रमुख शासक थे। तो उस टाइम पे कुषाण काल में, उस टाइम पे देखा जाए तो कनिक्स ने जो सिक्के जारी किए हुए थे उन्हीं के सिक्कों पर बुद्ध का वर्णन किया गया। सभा शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हुए थे, तो बिम कैटफिशस के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। बिम कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस, कनेक्स और हर्मपिंस में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो था वह नियमित उपयोग के लिए की कर दिया। तो बिम कैटफिशस के द्वारा एक नियमित उपयोग के लिए भी किया गया सोने के सिक्कों का प्रयोग, साथ ही साथ सोने के सिक्कों को प्रारंभ करने का जो सर्वप्रथम श्रेय है वह बिम कैटफिशस को ही जाता है। योधीय सिक्कों के अंकन के बारे में आता है, तो इनका अंकन कार्कतेय ने किया हुआ था। कनिक्स के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख कब हुआ? 81 ईस्वी सन में। कुषाण शासक कनिक्स का राज्याभिषेक हुआ है 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। तो जो कनिक्स का राज्याभिषेक है वह भी 78 ईस्वी में हुआ था और शक संवत को भी 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और विक्रम संवत और शक संवत के मध्य में अंतर को देखा जाए तो इसमें टोटल 135 वर्ष का अंतर है, जिसमें विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वह 57 ईसा पूर्व में है और ये जो शक संवत का प्रारंभ है वह 78 ईस्वी में है। तो इस दौरान देखा जाए तो इसमें 135 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है। अब आता है कि 1931, 1952, 2066, 2087 में से वह जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है तो वह रहा है 1931 में। मतलब कि दिसंबर 2009 में जिस संवत का वर्ष रहा था वह 1931 में भी इसका वर्ष देखने को मिलता है। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबल में से वह जो कनिक्स के समकालीन थे। तो कनिक्स के समकालीन कौन रहे हैं? अश्वघोष और वसुमित्र कनिक्स के समकालीन रहे हैं। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह जो कनिक्स के दरबार से संबंधित नहीं है वह पतंजलि रहे। कनिक्स में रब तक अभिलेख किन अभिलेख नगरों का उल्लेख किया गया है? तो कनिक्स का जो रब तक अभिलेख है उसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया। तक्षशिला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हुई थी। तो तक्षशिला विद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की? चरक और जीवक ने। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मौर्य काल में स्थापना इसकी की गई थी। अशुघोष, वसुमित्र, विशाखदत्त में से वह जो कनिक्स प्रथम के दरबार में नहीं आया था तो वह विशाखदत्त था जो कनिक्स प्रथम के दरबार में नहीं आए थे, बल्कि अशुघोष, पार्श्व वसुमित्र कनिक्स के दरबार में आए हुए थे, प्रथम दरबार में आए हुए थे। अब आता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। वह अशोक अयोध्या के जो लेख मिला हुआ है उसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। और शुंग वंश के बाद भारत पर राज किस वंश के द्वारा किया गया? तो कर्ण वंश के द्वारा। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया गया। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव, समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था वह कहलाता था गौतमीपुत्र सातकर्णी कहलाता था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन था। सिमुक संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? सातवाहन वंश के सिमुक संस्थापक थे। चीनी जनरल जिसने कनिक्स को हराया था वह पांचाल थे जिन्होंने कनिक्स को हराया था। तो चीनी जनरल कौन रहे हैं? पांचाल जिन्होंने कनिक्स को हराया था। और वह वंश जिसने साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी तो वह मौर्य और कुषाण वंश था जिनकी सीमाएं जो थी वह भारतीय सीमाओं से बाहर, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत के उस साइड में और इधर पे भी जिस तरीके से वो मैप जब देखते होंगे आप तो उसमें मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य का जो मैप है तो उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है। बाल विवाह की प्रथा जो है वह आरंभ हुई थी। कब हुई थी? कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा भी प्रारंभ हुई थी।
कला की गांधार शैली फली फूली वह कुषाण के समय में भी में ही गांधार कला की जो शैली थी वह जब अपने एक सर्वोच्च शिखर पर थी। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 हुआ करता था। राजवंशों सिक्कों की धातुओं के बारे में दिया गया है, जिसमें कुषाणों के संबंधित है स्वर्ण एवं ताम्र की धातु, जिसमें आप पहले ही अभी देखा हुआ है कि जो पिमकेबेट के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी और ताम्र मुद्राओं का तो प्रचलन था ही। गुप्त के काल में भी स्वर्ण और रजत मुद्राओं का प्रचलन देखने को मिलता है। सातवाहन के समय में चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन का मिलता है और कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र का वर्णन इस सिक्कों की धातुएं इसमें मिलती है। अब आता है इसमें प्रमुख और भी शिलालेख और या कला जो इन शासकों से संबंधित है उनके बारे में दिया गया। जैसे कि गांधार कला जो है वह कुषाण से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख रहा है। मिलिंद पन्नु जो है वह मिनांडर का रहा है। तक्षशिला लेख पतिक का रहा है। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है। तो वो शैली गांधार शैली है जिसे भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहा जाता है। वह मूर्ति कला जिसने सदैव हरित इस तरह चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो वह गांधार मूर्ति कला थी जहां पर शिष्ट का उपयोग यानी कि चट्टान का उपयोग एक माध्यम के तौर पर देखा गया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में एक सही क्रम आपका पूछा जाता है। तो इसमें एक जो सबसे पहले यूनानियों ने हिंदी यूनानी थे उनके द्वारा आक्रमण किया गया, फिर शक आए, फिर इसके बाद कुषाण आए, फिर उसके बाद हूण आए। तो कौन कौन से? यूनानी, शक, हूण, शक, कुषाण, हूण। और इसी तरीके से प्राचीन भारत में एक क्रम यूनानी, शक, कुषाण इस तरीके से ये क्रम आता है। तो पहले नंबर यूनानी, फिर इसके बाद शक, इसके बाद कुषाण, फिर उसके बाद हूण। फिर आता है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपने अधीन कर लिया। तो वो डेरियस प्रथम था जिसने अपने अधीन कर लिया। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था वह सातवाहन था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। तो आंध्र सातवाहन जो राजा है उनकी जो सूची है वह मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें राजवंश और राजधानी, जिसमें शुंग राजवंश जो है जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र रही थी, सातवाहन की राजधानी पैठन रही थी, कदम्ब की राजधानी बनवासी और चंदेलों की राजधानी महोबा जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आता है सही कालानुक्रम दिया गया है जिसमें कि सातवाहन आए तो बाटाकर, वाकाटक, फिर चालुक्य। सत्य कथन दिए गए हैं कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए एक संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं को अपनाया हुआ था और सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरीके से ये सातवाहनों के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यानी कि संस्कृत भाषा का तो विकास हुआ ही, साथ साथ में प्राकृतिक और लोक भाषाएं भी का भी विकास हुआ। सातवाहनों ने संस्कृत की जो साहित्य रचना है उनमें लोक भाषाओं को भी अपनाया और संस्कृत को भी अपनाया। और सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक भी थे और उन्होंने सातवाहन कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया। मतलब कि देखा जाए तो इनने एक लोक स्थायित्व को भी बढ़ाया, यानी कि जो लोक संस्कृति थी, लोक भाषा थी, उसको सातवाहन शासक के द्वारा बढ़ावा दिया गया। तो संस्कृत का तो उपयोग होता ही था लेकिन साथ जो लोक संस्कृति थी उसको भी बढ़ावा दिया। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है तो वह स्तंभ अमरावती है जिसमें इसकी विशेषताएं मिलती है। अब इसमें अभिलेख और शासक दिए गए हैं। अभिलेख आते हैं नासिक जिसके अंतर्गत गौतमी पुत्र आते हैं, भीतरी अभिलेख जिसमें स्कंदगुप्त, फिर आता है ऐहोल अभिलेख जिसमें पुलकेशन द्वितीय इनके शासक रहे। वह वंश जिसके शासकों की पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है तो एक इक्ष्वाकु वंश के शासक है जिन्हें श्री पर्वतीय कहा गया। सत्य कथन दिया गया है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। जो कुषाण उस टाइम पे शासन करते थे तो वो अपना व्यापार कहाँ से करते थे? तो वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार किया करते थे। अशोक के हर्ष, पुलकेशन द्वितीय और खारवेल में से वह शासक जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे।
और उन्होंने हिंदू धर्म को भी सपोर्ट किया। हर्ष पुलकेशन द्वितीय और खारवेल में से जैन धर्म का जो संरक्षक रहे वह खारवेल है। कलिंग नरेश खारवेल जो संबंधित थे वह चेदी वंश यानी कि मेघ वाहन वंश से संबंधित थे। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वह विधि में रहा है। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे और जैन से ये संबंधित थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की हुई थी। तो ये बालपुत्र देव के द्वारा की गई। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक जो रहे हैं वह अनाम नाविक रहे हैं। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के जो लेखक कौन रहे हैं? अनाम जो नाविक है, मतलब कि इनका कोई नाम नहीं है। तो ये इसके प्रमुख लेखक रहे हैं। तो ये आपका मौर्योत्तर काल फिनिश होता है जिसके अंतर्गत एक प्रमुख राजवंश रहे। इन राजवंशों के अंतर्गत इनको क्या किस तरीके से जाना जाता था इनके बारे में डिटेल जानी। अब आता है गुप्त वंश के बारे में यानी कि गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के बारे में बात की जाए तो गुप्त वंश में शासन किया। तो गुप्त वंश के द्वारा 275 से 550 ईस्वी के मध्य तक शासन किया गया। इन्होंने 4 अश्वमेध अध्यों का जो संपादन था वह किसके द्वारा किया गया? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। और प्रथम गुप्त शासक जिन्हें परम भागवत की उपाधि धारण की हुई थी वह समुद्रगुप्त थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है कि परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक के द्वारा को प्रदान की गई थी? तो वो अशोक समुद्रगुप्त को की गई थी। और गुप्त राजा देवगुप्त का जो अन्य नाम था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और परम भागवत की जो उपाधि है वह समुद्रगुप्त को ही प्राप्त थी। और समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान की जानकारी किससे प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयागराज स्थिति का शोक स्तंभ लेख है उससे समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कौशल के राजा का नाम महेंद्र मिलता है। और पृथ्व्या प्रथम वीर का जो उपाधि है वो भी समुद्रगुप्त को प्राप्त है। और हरिशेन दरबारी का भी था वह भी समुद्रगुप्त का था। और प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता था वह भी हरिशेन था। तो ये दरबारी कवि जब समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे। और हरिशेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा गया, मतलब कि उसी के जो रचयिता है वही रहे जिनका लेख जहांगीर के काल में मिलता है, जहांगीर का मिलता है। इसके में कौशल के राजा महेंद्र का उल्लेख मिलता है। और इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है कि दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के प्रमुख समकालीन नरेशों के बारे में और उनके राज्य के बारे में। तो इसके अंतर्गत जैसे कि धनंजय समकालीन नरेश जिनका राज्य कुस्तनपुर, नीलराज जिसका जो राज्य है अमुक्त, उग्रसेन जिनका राज्य पालक का, और विष्णु गोपा जिनका राज्य कांची रहा है। तो इस तरीके से ये समकालीन दक्षिण भारत के नरेश रहे हैं समुद्रगुप्त के समकालीन, और इनके ये राज्य रहे हैं। तो कुस्तलपुर में धनंजय का शासन था, अवमुक्त में नीलराज का, और पालक्का में उग्रसेन का, और कांची में विष्णु गोपा। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। किसके समय में किया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत प्रचलित हुआ, तो अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश से। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ स्मृति में है। तो ये किसके लोह स्तंभ है? यह चंद्र के लोह स्तंभ के बारे में। इसमें जो दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद है वहां के प्रांगण में उनकी स्मृति में चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। और वह अभिलेख जिसमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, तो इसकी जो पुष्टि है वह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण में कौन कौन से पतन के कारण है? पहला तो आता है कि हूण आक्रमण होना, फिर प्रशासन का सामंतीय ढांचा आना, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, और अयोग्य उत्तराधिकारी होना। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण को पूछा जाए तो पहला तो ये कि हूण आक्रमण, दूसरा प्रशासन की सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, और अयोग्य उत्तराधिकारी के होने की वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ये इसके विभिन्न कारण निकल कर आते हैं। शक विजेता के तौर पर किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया हुआ था शक राजा रुद्रसेन तृतीय को, और रजत सिक्के जारी करने का प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है कि यह शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, और इन मुद्राओं की तौल सामान्य था
30 से 33 ग्रहण हुआ करती थी। तो इनके संदर्भ में चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में ये उभर कर आते हैं। कौन कौन सा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है और शक विजेता इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शक राजा रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कहलाए। और इन्हीं के संबंध में आता है कि यह शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण जो है इस नरेश की तिरछत मुद्रा है। और इन मुद्राओं का जो तौल सामान्यता था वह 30 से 33 ग्रैम के आसपास होता था। और इन्हीं के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री भाई आन्ने ने भी भारत की यात्रा की हुई थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब आता है इनके कुछ और जो शासक है और उनके जो अभिलेख हैं जिनसे उनकी पुष्टि होती है उनके बारे में। जैसे कि कुमारगुप्त फर्स्ट है जिससे मंदसौर अभिलेख की से इसकी पुष्टि होती है। पतिक की जो है वह तक्षशिला अभिलेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है वह उदयगिरी गुहाल अभिलेख से। समुद्रगुप्त की एरण अभिलेख से। तो इस तरीके से प्रमुख शासक है जिनकी ये अभिलेखों से पुष्टि होती है। और जो अभिलेख जिसने विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है वह दसपुर अभिलेख है जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। अब प्रमुख शासक और उनकी रानियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम की की रानी का नाम अनंत देवी। चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी रही। तो ये प्रमुख शासक रहे और इनकी ये प्रमुख रानियां आती हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी से जब गूढ़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो उस टाइम पर भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। यह किस पर निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर व्यापारी निर्भर हो गए थे। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पत्तन से संचालित होता था तो वह ताम्रलिप्ति था जहां से गुप्तकालीन व्यापार किया जाता था। और भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया गया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए जैसे कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। तो जो गुप्त काल में यानी कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में श्रेणी जो संगठन था उसके संदर्भ में आता है कि वह श्रेणी को ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी के द्वारा ही अपने सदस्यों को एक न्यायिक अधिकार दिया जाता था। तो श्रेणी संगठन का एक प्रमुख भूमिका होती थी प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र थे। तो ये कौन कौन से केंद्र थे? ये आपके गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में वस्त्र उत्पादन से संबंधित एक प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या रही है? तो ये विशाखदत्त का जो नाटक रहा है मुद्रा राक्षस तो उसकी विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संगतियों के बारे में बताया गया है। तो दुर्विध संधियों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्विध संधियों के बारे में जो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु आती है। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत वे प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंधित नहीं है। वह भास्कराचार्य लीलावती के लेखक जो रहे हैं वह भास्कराचार्य हैं। और आता है कि प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र रहे हैं। तो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में जैसे कि प्रथम सदी ईस्वी में जो सदी ईस्वी रही उसमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्थल औजारों का उपयोग आम था। और 5वीं सदी तक कौड़ के जया के सिद्धांत ज्ञात थे और 7वीं सदी तक इसे चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये वैज्ञानिक प्रगति हो तो उस टाइम पे प्राचीन भारत में प्रथम सदी से ही कुछ कुछ चीजों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। प्रथम सदी में शल्य औजारों का उपयोग हो गया, 5वीं सदी में कौड़ के जया का सिद्धांत और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। वह कहाँ स्थित है? वह पाटलिपुत्र में स्थित है। चंद्रगुप्त के नौरत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित था। यह छपड़ा किससे संबंधित था? और कालिदास जिसके शासनकाल में वह शासक थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया और पृथ्वी को अपनी धुरी पर
घूमने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था, वह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है वह दीनार, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं रूपक होती हैं। गुप्तकाल के सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए और गुप्तकाल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्रियों शूद्र बोलते थे, वह प्राकृत में बोलते थे। और सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वह एरड़ से प्राप्त होता है और गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। तो ये गुप्त काल के संदर्भ में है। तो स्वर्ण मुद्रा को दीनार, रजत मुद्रा को रूपक और सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम में। और गुप्त काल में लिखित और आपके जो कुषाण काल में सर्वप्रथम सिक्के जो है चांदी के सोने के सिक्के डिमकेटफिसस के द्वारा। और इसमें जो सर्वप्रथम गुप्त काल में गुप्त शासकों ने सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वह एरड़ से प्राप्त हुआ और गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। तो गुप्त संवत की स्थापना भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई और गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के की जारी करने का भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। अब आते हैं सम्राट और उनके विरुद्ध के बारे में, मतलब कि इनके नामों के बारे में कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। तो आपने अशोक के नाम में तो पढ़ा ही हुआ है कि इन्हें प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को पर क्रमांक कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। नगरों के क्रमिक पतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह गुप्त काल में नगरों के पतन की एक क्रमिक विशेषता रही है। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान गुप्त वंश ने दिया और प्राचीन भारत में वह वंश जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है वह गुप्त वंश होता था। और गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर जो थी वह उपज का छठा भाग थी और हिंदू विधि द्वारा इसे मान्य एक कर होता था। 1/3, 1/4, 1/6 तथा 1/8 में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी रही है? वह 1/6 रही है। भूमि का वह कर जिसे अपृहत कहा जाता था वह भूमि कौन सी थी? वह बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियाबाप या द्रोणाबाप शब्द को निर्दिष्ट करता है, वे भूमाप को निर्दिष्ट करता है। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित भूमि कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदर्भ भागम कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और कर्णों के लिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटसाला, कंदूरा और चोल विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वालों बंदरगाह में। तोरमार जो थे वह हूण जातीय दल और हूण शासक जो थे वह मेहरपुर को पराजित किया हुआ था, जिन्होंने बालादित्य एवं यशोधर्मन के द्वारा। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी जो कि 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत का दर्शन किया हुआ था वह शुंग योंग था, जिनके द्वारा भारत का दर्शन किया गया। अब गुप्त शासकों के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं। पहला तो ये कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करता था और उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया हुआ था। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों के भी दावा करते थे और उनके प्रशासन जो था वो विकेंद्रीकरण था, जिसमें भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया हुआ था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम के संदर्भ में बताया जाए तो इस टाइम पे गुप्त काल में आय का एक स्रोत होता था, मतलब कि राज्य की आय के लिए एक स्रोत हो, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर हो जाता था, जिसे श्रम या विस्थी कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाए तो भारत में बलाश्रम के संदर्भ में किसके शासन काल में व्यवस्था की गई, यानी कि किस तरीके का कर माना जाता था? तो ये गुप्त काल के दौरान भारत में विस्थी कहा जाता था, जिसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल का जो उद्भव है कहाँ पर हुआ है? वह भारत में हुआ है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? वह एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्र की प्रेम कहानी। तो जो पुस्तक है और पुस्तक के जो लेखक हैं उनके नाम तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी उनके विषय के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अभी हमने मुद्रा राक्षस के बारे में जाना है कि उसका क्या विषय रहा है। अभी ये आपका मृच्छकटिकम है, जिसका विषय जो रहा है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है कपिल का रहा है। भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आते हैं कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सांख्य में कहा गया है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता था
कि देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ये कपिल के द्वारा कहा गया है। और योग दर्शन के जो प्रतिपादक रहे हैं वह पतंजलि रहे हैं। अष्टांग योग जो है वो आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग के अंग कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक रहे हैं। उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश आते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। यह पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह चावर्कों के द्वारा यह युक्ति दी गई है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, और शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर इसका पुनरागमन नहीं होता है। यह निषेध आपके चावर्कों के द्वारा किया गया, और चावर्कों के द्वारा ही केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। चावर्क जो है किसको प्रमाण को स्वीकार करते हैं? वह प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं जिनका सर्वोच्च मूल्य काम हो। और चावर्कों की जो दार्शनिक प्रणाली है वह लोकायतन प्रणाली के अंतर्गत आती है। वैशेषिक दर्शन के प्रपिता जो प्रवर्तक है वह कणाद रहे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम रहे। मीमांसा के प्रेरणा जैमिनी रहे। इसमें सुमेलित करने को लिए दिया गया है, जिसमें दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं, जिसमें न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान का भी ग्रहण करना, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित। प्रश्नगत दर्शन विचारक का सही सुमेलन इसमें दिया गया है, जैसे कि विशेषिक के उलूक कणाद मुनि, न्याय के गौतम आते हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के वादनारायण आते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। सांख्य, विशेषिक, मीमांसा, न्याय और योग में वह दर्शन जिसका मत है कि वह शाश्वत सत्य है, तो यह मीमांसा आता है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, वह मीमांसा से संबंधित है। और वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह वैशेषिक दर्शन आता है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग में जिसमें भारतीय सत दर्शन का भाग नहीं, तो लोकायतन या कापालिक जो है वह भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं आता। और लोकायत दर्शन जो है वह चावारकों के द्वारा दिया गया। अब आते हैं हमारे कुछ अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अद्वैतवाद के दर्शन के जो संस्थापक रहे हैं वह शंकराचार्य रहे हैं। प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता था। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग में अद्वैत के वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जाती है, वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जाती है। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो रहे हैं वह रामानुजाचार्य रहे हैं। शंकराचार्य अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव ने वेदांत दर्शन का संबंध नहीं रहा है। अभिनव गुप्त का इनसे कोई संबंध नहीं रहा है। इसमें आपके शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य का संबंध वेदांत दर्शन से रहा है। विक्रम संवत जो है उनका गणना काल 57-58 ईस्वी है। शक संवत का 78 ईस्वी है। गुप्त वंश का जो संवत है वह 319 ईस्वी है। और कली संवत का 3102 ईसा पूर्व आता है। गधैया क्या था? गधैया उस टाइम पे सिक्का के नाम को गधैया कहा जाता है। पुलिकेशन खृष्ट की बाधा में शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, और यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, गृह संवत के नाम से। इस चालुक्य अभिलेख में तृतीय अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य होगा 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान रहा है प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी जो रही है वह कन्नौज रही है। और गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था। वह मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मुखरी और वल्लभी के मैत्रक रहे हैं। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी तक इनके हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किस किस राजवंश ने शासन किया? मगध में गुप्तों ने, थानेश्वर में पुष्यभूति ने, कन्नौज में मुखरी ने और वल्लभी में मैत्रक के द्वारा शासन किए गए। हर्षवर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई। हरिशेन कल्लड़ कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक हर्ष के समय में सूचनाएं निहित थी, तो वह कल्लड़ रहे हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को स्थानांतरित किया हुआ था कन्नौज से। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने मौत महासम्मेलन का आयोजन किया था वह प्रयाग था, जहां पर हर्षवर्धन के द्वारा
बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। पुलकेशन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का जो वर्ष था वह 618 ईस्वी था और कवि बाण निवासी थे। कवि बाण जो रहे थे वह कहाँ के निवासी थे? वह प्रीति कोठा जो किशोर नदी के किनारे स्थित बिहार राज्य का एक जगह है, वहां के निवासी कवि बाण रहे हैं। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट अशोक हर्ष के शासनकाल में। तो ह्वेनसांग का जो भारत में आगमन हुआ सम्राट हर्ष के शासनकाल में हुआ। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहां तक कि अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, जिसमें अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नाम था, ये किसका नाम था? ये ह्वेनसांग था, जिन्हें चुआन कहा जाता था। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग एक स्वतंत्र रूप से आया हुआ था और ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। और कौशेय शब्द जो का प्रयोग है वह रेशम के लिए किया गया था और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था और आज भी भारत के ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण सीयूकी की रचना रही हो। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की हुई थी वह ह्वेनसांग था और उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्राय हुंडी के रूप में स्वरूप में जो परिभाषा होती है वह विनिमय पत्र होता है। तो ये जो चीनी यात्री ह्वेनसांग रहे हैं, क्योंकि जो प्रमुख शासक अलग अलग शासक रहे हैं उनके किसी के समय में फाइनयान आए, उसी के समय में इत्सिंग आए। तो इस तरीके से किसी में मेगस्नी जाए तो ये प्रमुख विदेशी यात्री है। तो उस टाइम पे जो हर्ष का शासनकाल था उस टाइम पे ह्वेनसांग जो आए थे वह स्वतंत्र रूप में आए थे, जिनका नाम चुएंग भी था और यह एक प्रसिद्ध नगर इन लोगों ने सूती कपड़े के उत्पादन के लिए मथुरा को प्रसिद्ध नगर कहा। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया, सीयूकी की रचना की और भीनमाल की यात्रा भी ह्वेनसांग के द्वारा की गई। और चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं युन तू नाम से चीनी लेखक के द्वारा इसका भारत का उल्लेख किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश का जो कारण था वो क्या रहा है? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार जो है वह नालंदा है। नालंदा बिहार राज्य में स्थित है और गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है जो है वह कन्नौज रहा। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं रही है सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में आए थे। अब आते हैं विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष के बाद, जिसमें हाइयान जो रहे हैं वह 402 से 412 ईस्वी, ह्वेनसांग 629 से 645, इत्सिंग जो रहे हैं वह 671 से 695 और मसूदी जो आए थे वह 915 से 916 ईस्वी के समय अंतराल में विदेशी यात्री भारत में आए हुए थे। कुछ सत्य कथन दिए गए हैं, जैसे कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है ह्वेनसांग आबुज द ईद अल मसूदी और अलबरी ने किया था और साम्यपुर यात्रोत्सव में सूर्य पूजा से संबंधित रहा था। तो ये प्रमुख कथन आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे, जिसके सत्य सत्य कथन इसमें दिए गए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के जो अनिवार्य तत्व हैं उनके बारे में देखा जाए तो आता है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना को उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये प्रमुख भारतीय इतिहास में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व आते। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो रहे हैं वह किसके समकालीन है? चीनी तीर्थयात्री फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म को का उपासक बताया। तो ये जो फाहियान आए हुए थे उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये प्रमुख उल्लेख किया हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह चीनी यात्री फाहियान के समकालीन थे और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उस टाइम को उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के महत्व के बारे में देखा जाए तो इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों जिसमें 4 धर्म स्थापित किए और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर भी रोक लगा। और आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य रहे उनका जन्म जो है वह केरल में हुआ और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें जोशी मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी और जो 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम आते हैं। जो आपके नॉर्थ में आता है बद्रीनाथ, आपके साउथ में आता है रामेश्वरम, ईस्ट में आता है पुरी और वेस्ट में आता है द्वारका। तो ये 4 धामों का उल्लेख इनके आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ इनमें आता है और इसमें 4 धामों का उल्लेख भी अलग से किया गया है। तो इस तरीके से इनकी स्थापना की गई।
छोटा चार धाम के अंतर्गत आते हैं जो आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये चार प्रमुख छोटे धाम के तौर पर जाने जाते हैं जो सिर्फ उत्तराखंड में है। और इनकी जो अवस्थिति देखा जाए तो ये बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, ईस्ट में उड़ीसा में पुरी आता है, और आपका वेस्ट में गुजरात में द्वारका और आपका तमिलनाडु में रामेश्वरम आता है। तो इस तरीके से इन प्रमुख मठ या फिर इन चार धामों की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह शंकराचार्य जी को दिया जाता है, जिनका जन्म केरल में हुआ था। अब आता है कवि और शासक के बारे में। कवि जो रहे हैं वह रवि कीर्ति रही है, और शासक पुलकेशन द्वितीय। भवभूति जिनमें कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी जो कि नरसिंह वर्मन के समय शासक रहे, अमीर खुसरो रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में। तो ये प्रमुख शासक रहे और ये कवि रहे, उस टाइम पे ये कवि रहे। रवि कीर्ति किसके शासन में कवि रहे? पुलकेशन द्वितीय में। कन्नौज के यशोवर्मन के समय में भवभूति। नरसिंह वर्मन दंडी कवि रहे नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, और हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट रहे हैं। अब आते हैं कुछ और शासक और उनसे संबंधित स्थान, जैसे कि भोज जो है वह धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा से, और अशोक जो संबंधित है वह उज्जैन से संबंधित हो। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, जिसमें भीलसा जो है वह वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र जो पहले था वह प्रेजेंट में कर्नाटक हलेबीडु कहा गया। गिरिनगर गुजरात में, और स्थानेश्वर हरियाणा में। तो ये प्रमुख स्थल प्रसिद्ध स्थल रहे हैं जो कि वर्तमान में इनके नाम। अब आता है प्राचीन भारतीय में स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला के संदर्भ में आता है सबसे पहले कि खजुराहो के मंदिर के बारे में। तो खजुराहो के मंदिर जो है वह वैष्णव धर्म से भी संबंधित है, शैव धर्म से भी संबंधित है, शाक्त धर्म से भी संबंधित है, और जैन धर्म से भी संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म सभी से संबंधित है। और खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। और वहां निर्मित जो मतंगेश्वर मंदिर है वह किसको समर्पित है? वह शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार मंदिर तथा चित्रकूट में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो जो दशावतार मंदिर है वह चित्रकूट खजुराहो में नहीं है, यह आपका दशावतार मंदिर झांसी में स्थित है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन कौन सा सत्य है कि जो दशावतार मंदिर है वो आपका देवगढ़ में आता है। तो ये देवगढ़ में है, ना कि झांसी। यह जो है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में बात की जाए तो ये मंदिर जो है वह कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित है, और जो कि एक वृत्ताकार है, और इसकी डिजाइन से लोकप्रिय धारणा है कि यह भारतीय संसद के भवन की प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये जब उस टाइम पे जब आपका संसद भवन निर्मित हुआ था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, और उस टाइम पे इससे रिलेटेड आपके संसद भवन के नए स्ट्रक्चर को डिजाइन को लेकर ये काफी चर्चा का विषय भी रहा था कि इसको जो अभी प्रेजेंट में संसद भवन का डिजाइन बनाया गया है तो वह किसकी प्रेरणा से लिया गया। तो ये जो मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर है उसी के संदर्भ में एक प्रेरणा स्रोत भारतीय संसद का रहा है, जो कि अभी प्रेजेंट में जिस संसद को डिजाइन किया गया है। और इसमें कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल से निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, जिसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी, और यह भारतीय संसद के भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। इसके कारण से ये और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता। कौन सा मंदिर? मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर। स्थापत्य और अवस्थिति के बारे में देखा जाए तो स्तूप रहा है जो सांची में स्थित है। चित्रकारी जो है वह बाघ की चित्रकारी है। गणेश की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। दशावतार मंदिर जो है वह देवगढ़ में स्थित है। खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं, सांची कीर्तु, मांडू के महल जो विश्व धरोहर स्थल या हेरिटेज साइट नहीं है, तो मांडू के महल जो है वह विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, जबकि आपका खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप विश्व विरासत स्थल में शामिल है। मंदिर स्थापत्य के बारे में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्र आधार होना। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का जो उद्भव है गुप्त काल में माना जाता है। लाड़का जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है जो बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। और खजुराहो के मंदिर, मंदिर के समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य का एक उदाहरण है। तो स्वतंत्र आधार यानी कि जो मंदिरों का जो उद्भव है एक तरीके से देखा जाए तो वो गुप्त काल में मंदिरों का उद्भव देखने को मिलता है कि तो मंदिरों का जो शुरुआत है वह कब से मानी जाती है? गुप्त काल से मानी जाती है। लाड़का जो रहा है वह एक प्रारंभिक मंदिर है, लाड़का को प्रारंभिक मंदिर कहा जाता है। बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। और जो खजुराहो के मंदिर है वह मंदिर के समस्त आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं।
और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह पल्लव स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओशिया मंदिर में वह मंदिर जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बनाया हुआ है। तो यह शिखर जो है ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, इन 4 मंदिरों में से यहाँ का शिखर जो है वह द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया। तो ये मंदिर जो है वह है उत्तर भारत के ले, जहाँ पर नागर शैली से निर्मित मंदिर है, लेकिन यहाँ इसे द्रविड़ शैली से बनाया गया है, तो इस कारण से अलग से एक विशेषता रखता है। तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। 109 बौद्ध गुफाएं रही हैं, वह कन्हेरी में रही है। आबू का जैन मंदिर जो है वह संगमरमर से निर्मित किया गया। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ द्वारा समर्पित पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काट कर बनाई गई, वह शैव धर्म के लिए। बौद्ध जैन से वैष्णव में से एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक रहे हैं, वह बौद्ध और शैव रहे। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जो है वह राष्ट्रकूटों को जाता है। अजंता, भांजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण है, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, जबकि दूसरा जो है वह बाघ की गुफाओं का चित्रांकन देखने को मिलता है। तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में गुफा चित्रांकन सिर्फ कौन कौन सी गुफा है? पहली तो आती है अजंता की गुफा और दूसरा का चित्रांकन जो है वह बाघ की गुफाओं में देखने को मिलता है। और पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं, वह नासिक में स्थित गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं आती है। अजंता, एलिफेंटा, नालंदा और खजुराहो में बौद्ध गुफा मंदिरों में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है। और ग्वेलोरा की जो गुफा मंदिर है वह किससे निर्मित है? वह हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही धर्म से एलोरा की मंदिर जो गुफा मंदिर है वह प्रसिद्ध है। और एलोरा मंदिर का जो या गुफाओं का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं कि भीमबेटका जो है जो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। बराबर की शैलकृत गुफाएं जो है कर्ण चौपट, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख है। और एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित रही है। तो ये प्रमुख शिला वस्तु के तौर पर इसके अंतर्गत आता है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापत्य माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णप्रस्थ के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों का जो संरक्षण है वह जैन धर्म को प्राप्त है। और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का जो स्थान है प्रेजेंट में कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त मंदिर व स्थान के बारे में बताया गया है, जिसमें ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर एरण में है। तो ईंट से निर्मित मंदिर की जो विशेषता है, कहाँ पर निर्मित किया गया? भीतरगांव में। दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरण। और भी अन्य आते हैं कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में देखा जाए तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? क्योंकि ये पहला तो ये कि ये ईंटों से निर्मित है, जो प्राचीन भारत के मंदिरों में से एक आता है। और इसका निर्माण जो है वह 5वीं सदी से 6वीं ईस्वी के मध्य का इसका निर्माण माना जाता है। अजंता की कला का जो विषय है वाकाटा को बुद्धों ने को दिया गया है। और अजंता की गुफाएं जो वह रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र की कहानियों से संबंधित है। तो इसमें से देखा जाए तो जो अजंता की गुफा है वह जातक कथाओं से संबंधित है, ना कि रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से। सही कथन दिया गया है कि अजंता की गुफाएं जो है वह बागुरा नदी घाटी में स्थित है। भित्ति चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर को जाना जाता है। पट्टचित्र चित्रकला की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मंजूषी चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बे पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये प्रमुख कथन दिए गए। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में 2 ऐतिहासिक स्थलों में से स्थानों में स्मारक है, दोनों में शैलकृत स्मारक है। हम्पी जो है वह संघ एवं राज्य कर्नाटक में आता है। नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में आता है। शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में और अरिकामेडु पुदुचेरी में आता है। तो ये प्रमुख स्थान और संघ राज्य क्षेत्र हैं जो प्रमुख प्रमुख जगह पाए जाते हैं। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकामेडु पुदुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था तो ये नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा, जो कि चोटगंग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा किया गया? नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोटगंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और काला पैगोड़ा के नाम से भी कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी जाना जाता है। और लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। और उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर जो है वह लिंगराज मंदिर आता है। जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। और भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो निर्मित किए गए हैं
नागर शैली में निर्मित किए गए और जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियां हैं वह लकड़ी से निर्मित है। तो इस तरीके से ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। और इसी तरीके से एक मोढेरा में भी सूर्य मंदिर निर्मित है, यानी कि वहां पर जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य मंदिर में जो प्रकाश देख पड़ता है उस तरीके से मुडेगा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात में है, वहां पर भी इस तरीके की संरचना तो नहीं है, बट वहां पर इस मंदिर में जो सूर्य की अवस्थिति है उसी संदर्भ में दिखाई गई है। तो ये गुजरात में मुडेगा का सूर्य मंदिर आता है। अब आता है कि विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। विष्णु को समर्पित अंकुरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया या कपूचिया में। बोरोबुदुर स्तूप जो है वह जावा में आता है। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा किया गया। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य जो होता था, मतलब कि जो मंदिर बनाए जाते थे उनकी संरचनाओं में गोपुरम का निर्माण कराया जाता था। जो वो गोपुरम होता था वह एक प्रवेश द्वार होता था, मतलब कि मंदिर प्रवेश करने के लिए गेट होता था, जो एक तरीके से प्रवेश द्वार या तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन होता था। मतलब कि ये इस तरीके से जिस तरीके से प्रेजेंट में जो मंदिर बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे उसको गोपुरम कहा जाता था। प्रेजेंट में भी वहां के मंदिरों में कहीं कहीं इनके नाम का उल्लेख अभी प्रेजेंट में भी पहले ही पद्धति के अनुसार कहा जाता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों के द्वारा। चोल पल्लव चेदी चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया। महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया? वह नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कराया गया। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है वह द्रौपदी रथ है। जब इनका हम डिटेल में पढ़ाएंगे, मतलब कि प्रत्येक टॉपिक को, अभी तो आपका एग्जाम है तो एग्जाम के बेसिस पे आपका इस तरीके से सभी को इकट्ठा करा देते हैं, लेकिन जब एग्जाम फिनिश हो जाएगा या ये सेशन आपका फिनिश हो जाएगा तब एक एक टॉपिक को आपका कवर कराया जाएगा। जब एक एक टॉपिक कराया जाएगा तो उसमें बाकायदा आपकी फोटो दिखाई जाएगी, फोटो के साथ साथ आपको उसके मंदिर का स्ट्रक्चर और किस तरीके से क्या है तो उसकी एक पूरा डिटेल में आपका लेकर आएंगे। बट अभी आपका एग्जाम है तो इसमें एक साथ ही बहुत सारे टॉपिक कवर करना है। एक दिन में आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना है, एक दो घंटे, एक डेढ़ दो घंटे में। तो इसमें आपकी जितना है कि आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लें, क्योंकि ये रिवीजन क्लास हो। रिवीजन के अंतर्गत अभी अगर आप एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो ये रहेगा कि फिर बाद में एक ही टॉपिक पढ़ के ही रह जाएंगे। तो अभी ये है कि आपका एग्जाम में एक एग्जाम निकालना है, तो इसके लिए कि आप जितना कम समय में जितनी ज्यादा चीजों का रिवीजन कर लें, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपको दी गई है। तो और आपका डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कुछ टाइम बाद पूरी क्लास ली जाएंगी, जिससे आपको डिटेल में एक एक करके पढ़ाया जाएगा, जो आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, साथ ही साथ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। मंदिरों का सही कालानुक्रम दिया गया है, जिसमें आपका सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर दिया गया है। अब आता है इसमें गुफा और जो है, मतलब कि स्थान और स्मारक। स्थान आता है एलिफेंटा, जिसका जो स्मारक है वह गुफा है। सिरवड़ बेलगोवा मूर्ति और खजुराहो है मंदिर और सांची एक स्तूप। ऐतिहासिक स्थल में जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। सोल टेम्पल है तटीय मंदिर तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक में। मानस जो है असम में। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित की गई। मीनाक्षी मंदिर को पांडवों के द्वारा और खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव के द्वारा निर्मित किए गए। बैजनाथ धाम जो है वह शिव मंदिर है। इसकी विशेषता के संदर्भ में देखा जाए, सारनाथ जो है वह बुद्ध का शांति प्रवचन प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है और बद्रीनाथ जो है वह विष्णु मंदिर है। ओमकारेश्वर, अमन करकट और अरसरवल्ली सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो ये अरसरवल्ली जो है वह भी सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर भी है और आपका उड़ीसा का कोणार्क मंदिर तो सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता ही है। तो ये प्रमुख सूर्य मंदिर भी है भारत में। स्थान और विशेषताएं जैसे कि नालंदा एक विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची में स्तूप है और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। तो ये प्रमुख स्थान और विशेषता है। चित्रकारी और बाघ एवं अजंता में जैसे कि गणेश की जो श्रीविहीन मूर्ति है वह मथुरा से प्राप्त हुई है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, वह सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला स्थित है। सोनगिरी जो कि 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं स्थित है, दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। विकसित विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और श्वेतर शैली से निर्मित है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां नागर द्रविड़ और श्वेतर शैली से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है वह मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है।
नैमिषारण्य जो प्रसिद्ध है वह सीतापुर में प्रसिद्ध है। अब कुछ विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल के बारे में, जैसे कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें सूर्य ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीत और नीचे की ओर उनकी दुख अनुयायी दर्शाए गए। तो ये जो चित्रकला है, मतलब कि ये जो मूर्ति है, वह अजंता में देखने को मिलती है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की बराह अवतार की प्रतिमा, जिसमें वह देवी की पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते हुए दर्शाए गए हैं, यह उदयगिरी की गुफा में। और विशाल गुजलाश पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण हुआ है, वह मामल्लपुरम में हुआ है। तो इस तरीके के स्थल है, वे विख्यात मूर्ति शिल्प आदि। भारत के कला और पुरातत्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति में वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, वह धौली स्थित शैलकृत हाथी यानी कि मौर्य काल में ये रहा है, इससे संबंधित रहा। तो यहाँ पर ये आपका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में आपका चोल पालो जो चालुक्य पल्लव एवं संगम युग है, इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके दक्षिण भारत से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दक्षिण भारत को पढ़ना इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जब 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई, तो ये विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहा जाता है, माना जाता है, वह कहाँ पर है? यह बृहदीश्वर मंदिर है। वह तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह राजराज प्रथम के शासन काल में हुआ था। चोलों का राज्य फैला हुआ था, कहाँ पर चोलों का राज्य फैला हुआ था? कोरोमंडल तट पर। दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रारूपी भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता हुआ था। तो इनके संदर्भ में ये आता है। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में चोलों की राजधानी है, वह तंजौर है। चोल प्रशासन की विशेषता रही है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, चोल रहे हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं, वह उत्तर मेरूर रहा है। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, वह टोटवारियम देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज रही है। महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम तथा सोमस्क स्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में विश्व के श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा रही है नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जिन्हें प्रदर्शित किया गया है शिक्षक के रूप में। नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वह किसका उदाहरण है? चोल कला का। 72 व्यापारी जो चीन भेजे गए थे किसके समय काल में? कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय काल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया। चोल, चेल, पल्लव राष्ट्रकूट में दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वह चोल रहे। चोल शासकों ने जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, वह राजेंद्र प्रथम थे। गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, राजराज प्रथम के द्वारा। चोल राजाओं में से वह जिन्होंने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की हुई थी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कुलोत्तुंग फर्स्ट के द्वारा ये किया गया था। चोलों के विषय में सत्य कथन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी हो। और चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, और जिनमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, तो इनके अंतर्गत आता है। आपको शब्द दिए गए और उनके विवरण दिए गए, जैसे कि एरीपत्ती। एरीपत्ती का जो विवरण है, जिससे हमें राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया था। तनियर जो रहा है वह स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम या ग्राम संगठित करने वाला रहा है। घटिका जो रहा है वह प्राय मंदिरों से संबंधित विद्यालय रहे हैं। तो ये प्रमुख शब्द हैं जिनकी शब्दावलियों से रिलेटेड उनके विवरण को पूछ लिया जाता है। एरीपत्ती किससे संबंधित है? ऊपर भूमि जिससे राजस्व अलग करके ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियोर जो था वह स्थानीय प्रशासन में बड़ी नगरों में अलग कुर्रम या ग्राम संघ संगठित किया गया। घटिका जो था प्राय मंदिरों से संबंधित स्थल हुआ करता था या संबद्ध विद्यालय हुआ करता था। श्रेणी नगरम नागदेशी मणिग्राम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं रही है। नाना देशी मणिग्राम रहा। वह प्राचीन भारत जो महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उत्तर भारत व्यापार मार्ग पर
था वह कल्याण को बेगी से जोड़ता था तगर में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो रहा है पुलकेशन द्वितीय। चोल चालुक्य पाल सैन्य में से वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो चालुक्य के शासन में उचित पद प्रदान किए जाते थे और चालुक्यों की जब राजधानी थी वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख है पुलकेशन से के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। वह शासक जिन्होंने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजे हुए थे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द ध्रुव तक है। यवन प्रिय किसको कहा जाता था प्राचीन काल में? काली मिर्च को कहा जाता था। संगम साहित्य में तोल काव्यम ये ग्रंथ जो था जो वह तमिल व्याकरण से संबंधित था और शिल्पाधिकारिकम के लेखक जो रहे हैं वह इलिंगो अडिगल रहे। कुछ ग्रंथ है और उनसे विषय है जैसे कि तिरुकुरम दर्शन रहा, तोक्काप्पियम व्याकरण, शिल्पाधिकारिकम प्रेम कथा और मणिमेखले बड़ी कथा रहा। शैव संतों के लेखन के संदर्भ में पांचवा वेद भी समझा जाता था। इस संग्रह का नाम था मुराय। पूर्वी भारत में प्रथम जो प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान है वह अरिकामेडु। ईसा की प्रथम जो प्रारंभिक शताब्दी रही है जिसमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त हुई है वह अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है। अरिकामेडु, तामिलिप्ति, कोरके, बारवेरिकम ऐसे वह बंदरगाह जो पोलिको नाम से द पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक रहे हैं वह अरिकामेडु रहे हैं जिनको इस नाम से याद है कौन रहे हैं? द पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक जिन्हें पोलिको नाम से या उस लेखक की उपाधि दी गई है अरिकामेडु। रोमन रस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता था एक तरीके से लंबा और दोनों तरफ का हत्तेदार जार हुआ करता था। कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य राजवंशों से वह है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में कदम्ब वंश का कोई उल्लेख नहीं। धार्मिक कथा कविताओं का संकलन जो कि कुरत कहा जाता था वह किस भाषा से संबंधित थी? वह तमिल भाषा से संबंधित थी। चोर, चेल, पांड्य, पल्लव इनमें से वह जो तमिल देश से संबंध में संगम युग का राजवंश नहीं था तो वो पल्लव रहे थे और संगम युग के जो रहे हैं तमिल देश में चेर, चोल, पांड्य, पल्लव रहे, पांड्य रहे। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई वह कुरल होता था। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक रहे हैं कंबर। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर या एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकरण को अस्वीकार करते थे। तो ये मध्यकालीन भारत में कुछ सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर रहे थे जिनके बारे में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं प्रमुख राजवंश और राजधानी के बारे में। राजवंश के बारे में आते हैं पल्लव। पल्लव राजवंश में जिनकी राजधानी कांची थी। पांडव की राजवंश की राजधानी मथुरा। यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल रही। कुछ और राजवंश से संबंधित स्थल जैसे गुप्तों का जो जिनसे संबंधित स्थल देवगढ़ रहा है। चंदेल जिनके से संबंधित स्थल खजुराहो। चालुक्य से संबंधित स्थल बादामी। पल्लव से संबंधित स्थल पनमलई रहा। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अस्त दिग्गज मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध स्थल या तक्कोलम का युद्ध हुआ था वह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। संगम युग में उरेवैर विख्यात था सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित था उसमें नौरा, तोंडी, मुशीरी एवं नैली संडा रहा है। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नत प्रयुक्त हुए हैं राजा के लिए। तृतीय संगम युग हुआ है मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ है मदुरई तथा कपाटपुरम या अलेवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया उन्हें आर्य बनाया गया तो वह अगस्त ने कहा हुआ है कि वह उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया गया। राजा और राजवंश और उनकी राजधानी जैसे चालुक्य की बादामी, पल्लव की कांचीपुरम, पुरम, हर्ष की कन्नौज और पांड्य की मदुरई। भारत के इतिहास में प्राचीन काल में आरंभ से लेकर घटनाओं का सही कार्यक्रम जैसे कि सबसे पहले महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्तर की स्थापना की गई। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय किया गया और परात्तर फर्स्ट के द्वारा चोल सत्तर की स्थापना की गई। तो इनका ये क्रम आरंभ से अब उसके बाद का क्रम एक दिखाया गया। अब आते हैं कुछ शासक और उनके राज्यकाल के बारे में जिसमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो समय काल रहा है वह 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का 630 से 668। परमेश्वरन वर्मन फर्स्ट का लगभग 670 से 700 ईस्वी। नंदी वर्मन सेकंड का 731 से 795। राज्य और राजधानी दी गई जैसे चेर का बांजी या बांची, चोल का तंजोर, होयसल का द्वार समुद्र रहा। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है
वह मर्द वालिन रहा है। चालुक्य राजपूत गुप्त या मौर्यों में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया वह चालुक्य रहे। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था वह चालुक्य राजा कुमारपाल रहे। कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है वह बनवासी रही। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन मोटुपल्लू रहा है। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके द्वारा राजा रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा हुआ था वह पांड्य था। रोमन साम्राज्य से संबंधित व्यापारिक संबंध जो स्थापित किए हुए थे वह चेर राज्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। कुछ मंदिर और स्थान दिए गए जैसे कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में, महाकाल मंदिर उज्जैन में और बेलूर मठ कोलकाता में। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार जो है उसे गोपुरम कहा जाता था। तो ये आपके दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश रहे जिनसे संबंधित जो इंपोर्टेंट पॉइंट निकल आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में तो इसमें साहित्यकार के संदर्भ में सबसे पहले तो आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो रहे वह इतिहास के पिता की पदवी इनको सही अर्थों में संबंधित है। इनमें पुस्तक और कुछ लेखक दिए गए जैसे कि अष्टाध्यायी जिसकी पुस्तक के लेखक पाणिनि रहे, महाभाष्य जिसके लेखक पतंजलि, निरुक्त जिसके लेखक यास्क और पर्तिक जिसके लेखक कात्यायन रहे। मुद्रा राक्षस के जो लेखक रहे हैं वह विशाखादत्त रहे। साहित्य की सांस्कृतिक पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई जिसमें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस एक प्रमुख पुस्तकें रही जो गुप्त काल में लिखी गई। दशकुमार चरितम की जो रचनाकार रहे हैं वह दंडी रही। कुमार संभव महाकाव्य के लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। मालविकान मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जिसमें कालिदास ने नहीं लिखा है वह जानकी हरणम है। मेघदूतम, कुमार संभव और उत्तरामचरितमानस तथा ऋषि ऋतु संहारम है वह जिसने कालिदास ने नहीं लिखा है। उत्तरामचरितमानस को कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? नाट्यशास्त्र से। लेखक को पुस्तक दी गई है जिसमें वात्यायन जो है वह कामसूत्र से संबंधित पुस्तक है। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र से, कल्हड़ राजतरंगिणी से। कल्हड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है वह किससे संबंधित है? वह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और राजतरंगिणी जो है इस इतिहास की पुस्तक में गोडवाहो जो कि गोडवाहो के द्वारा लिखी गई है वह बाकपति के द्वारा लिखी गई है। जो कल्हड़ के बारे में यह पुस्तक के द्वारा रचित है? राजतरंगिणी के द्वारा। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और यह पुस्तक को गोडवाहा यानी कि बागपति ने लिखा हुआ। अब आते हैं कुछ लेखक और रचनाओं के बारे में। लेखक आते हैं जैसे कि भारवी की जो रचनाएं रही है किरांती जो नियम रही। राजशेखर की कविता जो रही है मतलब की रचनाएं कपूर मंजरी। कालिदास की रघुवंश, हास की शुकनिवास दत्तम, बाणभट्ट की कादम्बरी, हर्ष की नागानंद और रत्नावली इसकी प्रमुख पुस्तकें रही यानी कि प्रमुख रचनाएं रही। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है जिसमें नैसीदे चरक, किरात जुनियम और शिशुपाल वधम रहा है। चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है चिकित्सा से। चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है? जिसमें 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है यूनानी ज्योतिष विद्या पर। कुछ विद्वान और संबंधित क्षेत्र है जिसमें विशाख दत्त नाटक से संबंधित है। वराह मिहिर खगोल शास्त्री से और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। मिलिंद पन्हु जो रहे हैं वह पाली ग्रंथ से संबंधित है। मिलिंद पन्हु राजा यानी कि मिलिंद या मेनांडर एक बुद्ध भिक्षु के रूप में मध्य संवाद दिया गया है जिसमें भिक्षु जो रहे हैं वह नागसेन रहे थे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हु में कृषि वर्ण के यानी कि कृषि कर्म की 8 व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ मिलिंद पन्हु जो है वह राजा मिलिंद यानी कि मेनांडर और बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संबंध के बारे में रहे हैं जिसमें वह भिक्षु जो रहे हैं वह नागसेन रहे। एक बौद्ध भिक्षु किसमें उल्लेख किया गया मतलब कि भिक्षु नागसेन रहे। मेनांडर जो राजा रहे उनकी एक संवाद के बारे में मिलिंद पन्हु के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो कि कृषि कर्म की 8 भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करती है। कुछ दरबारी कवि और राजा हैं जिसमें अमीर खुसरो जो रहे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, कालिदास से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशरण से समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन से। अब आता है राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी के लेखक के जो कल्हड़ के समय में शासन जो किया हुआ था वह जयसिंह के द्वारा किया गया था। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उनमें कुल कितने तरंग है? उसमें कुल 8 तरंग है और कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जॉन राज और श्रीवर के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है वह कल्हड़ है। वह जो कल्हड़ के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई जो जयसेन शासक रहे उनके शासनकाल में और इसमें कुल 8 तरंगों की व्याख्या की गई है और एक तरंग जो राजतरंगिणी है उसको आगे बढ़ा गया है जॉन राज और श्रीवर के द्वारा। सौंदरानंद के द्वारा अष्टकोश की रचना की गई। नागालैंड रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन रहे हैं।
अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता, अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ रहा है वह बृहद संहिता रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास में भवभूति, हस्तिमत, क्षेमीश्वर प्रसिद्ध रहे हैं नाटककार के रूप में। अब आती है प्रमुख और सुमेलित हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम से संबंधित रहे हैं, शूद्रक से, बुद्धचरित शुभु से, हर्षचरित बाणभट्ट से। कुछ ग्रंथ मूल ग्रंथ है, जैसे कि 12 में है बृहद संहिता, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हड़ जो है विक्रमांक देव चरितम से। कपूर मंजरी के लेखक रहे हैं राजशेखर, सौंदरानंद अशोघोष की, लाइट ऑफ वेन्सियान वेली की, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, हिस्टोरिकल फिलिपिल पाइम पेस प्रोगस, द हिस्ट्री जो है हेरोडोस की रही है, हेरोडोट्स की रही है। तो ये प्रमुख पुस्तकों से रिलेटेड ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनका सुमेलित फॉर्म दिखाया गया है। परमार राजवंश के इतिहास की प्रकाश डालने वाले स्रोत, परमार राजवंश के बारे में कुछ कौन कौन से इनके इतिहास से संबंधित प्रमुख स्रोत आते हैं, जैसे कि पद्मगुप्त का नौसंहार चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयादित्य के समय में उदयपुर प्रशस्ति, सीएन द्वितीय का इरसोल अभिलेख और भोज का बांसवाड़ा तथा बेतवा के अभिलेख आते हैं। शाकुंतलम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय जो कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, तो ये मृच्छकटिकम जो है वह कालिदास की कृति नहीं है, बल्कि मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय कालिदास की कृति रही है। और कालिदास की कृति में मालविका मित्रम जो है वह नाटक का नायक जो रहे हैं वह अग्निमित्र रही है। मालविका और ये अग्निमित्र की रही है, जिस पुस्तक में यह एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो ये मालविकान मित्र जो रहे हैं वह शुंग वंश के जो राजा रहे थे उनके संस्थापक के पुत्र रहे, उनके बारे में ये उनकी प्रेम कहानी के बारे में वर्णन करती है। गीत गोविंद के रचयिता जो रहे हैं वह लक्ष्मण सेह की सभा को गीत गोविंद के रचयिता के रूप में वर्णित किया गया। अब आता है रचनाएं, कुछ विशिष्ट विषय दिए गए। अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है। दश रूपम जो है नाट्य कला से, लीलावती गणित से, महाभाष्य व्याकरण से, विद्वान रचनाओं से, सर्ववर्मा जो है कांतांक तंत्र से, विज्ञानेश्वर जो है वह मिताक्षरा से संबंधित है। तो ये रचनाएं और इनके विषय ये प्रमुख आते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का वह कौन सा वाक्य है? गीता। जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है वह पंचतंत्र है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में सही कथन दिया गया है कि मिताक्षरा जो था वह व्यवस्था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, और दाय भाग जो था उसमें पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार दावा किया जाता था। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास में दो तरीके की व्यवस्थाएं थी, एक थी मिताक्षरा, दूसरी थी दायभाग। मिताक्षरा में होता था कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का दावा कर सकते थे, और दायभाग के अंतर्गत ये होता था कि पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार की व्यवस्था होती थी। तो ये प्राचीन भारत में दो तरीके की ये व्यवस्थाएं थी जिसे मिताक्षरा और दायभाग कहा जाता है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं भास्करिक। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक जो रहे हैं वह भास्कराचार्य रहे, और आर्यभट्ट जो थे वह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री रहे। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त किसने कहा था? आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। सूर्य का आविष्कार जो है किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा किया गया। मध्य विलास प्रहसन के लेखक जो रहे हैं वह महेंद्र वर्मन रहे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन यंत्र वीणा रहा है। तो ये प्रमुख आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो फिनिश होते हैं। अब आता है आपका पूर्व मध्यकाल, जो यानी कि ऐसा काल जो इसमें कुछ तत्व आपको प्राचीन काल के भी कुछ दिखेंगे और आपको मध्यकाल के भी दिखेंगे। तो ये कैसा, ये पूर्व मध्यकाल का मतलब कि उसमें जो 800 से 1200 ईस्वी तक का रहा। तो इसमें जो अभी तक कंप्लीट किया गया अभी देखा जाए तो आपका स्टोन एज से लेके आपके पूरा गुप्तोत्तर काल तक फिनिश किया गया है, यानी कि हर्ष के शासन काल तक फिनिश किया। हर्ष का समय काल जिस तरीके से फिनिश होता है उसके बाद प्रमुख राजवंश अलग अलग जगह पर आए। तो जैसे पूर्व मध्यकाल कहा गया, और पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ये भी कि कौन से राजा ने किस कहाँ पर शासन किया, यानी कि कोई स्थायित्व वाला राजा नहीं था, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग राजाओं का उदय हुआ और उन्होंने कई सारे जो रचनाएं हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला और जो जितनी भी कलाएं होती हैं उन सभी से रिलेटेड विभिन्न तरीके का योगदान दिया। तो उन्हीं के बारे में अब पूर्व मध्यकाल में जो 800 से 1200 ईस्वी का एक काल है उसमें फिर एक शासन का एक विकेंद्रीकरण देखते हैं।
होता है, जिसमें जो भी राजा है वो एक राजकीय स्तर पर अलग-अलग जगह राजाओं का उभार देखने को मिलता है। फिर आपका जब मध्यकाल आएगा तो मध्यकाल में एक व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें मुगल काल, सल्तनत काल, फिर मुगल काल, फिर आपका इस तरीके से आपका मैं जो मेडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया है वो आएगा। तो इस तरीके का ये प्रारूप चल रहा है। तो अभी आपने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसमें आपका स्टोन एज से लगा के गुप्तोत्तर काल तक का एंशिएंट हिस्ट्री पूरा फिनिश होता है, ये पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल से इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आती है, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहा है। पृथ्वीराज तृतीय जो रहे थे वह पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। ताम्रपत्री लेख जो दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं को, जो कि जावा सुमात्रा से संबंधित है। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपना दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में दिए और प्रार्थना की। बालपुत्र देव के द्वारा गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था। सारनाथ हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया सौरवंशी आलाउदल संबंधित है महुआ से। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक रहे हैं वह चंद्रवरदाई रहे। पृथ्वीराज विजय के उल्लेख रहे हैं जैनक रहे हैं। इसमें रचनाकार और रचना है जिसमें सारंगधर हमीर रासो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो और नरपति नाल विसल देव रासो रहे हैं। तो ये प्रमुख रचनाकार और उनसे संबंधित रचनाएं रही। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दिल्ली शहर की स्थापना की वह तोमार वंश के द्वारा। जेजाक गुप्ती जो प्राचीन नाम रहा है बुंदेलखंड का। धंगदेव जो शासक रहे हैं वह जेजाक गुप्ती के चंदेल वंश के। यशु वर्मा जो कुल 930 से 950 ईस्वी, धंग जो रहे हैं वह 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी, कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक रहे। अब आते हैं चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया गया था परमार राजा भोज के द्वारा। कुडुवर्धन भक्ति भुक्ति अवस्थित है, उत्तर बंगाल से संबंधित है। पालवंश के संस्थापक गोपाल रहे हैं। औदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र रहा है बिहार राज्य में। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा कराया गया और वह पाल शासक जिनका नाम जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया धर्मपाल के द्वारा, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवस्थित है बिहार राज्य में। हर्षवर्धन गोपाल यशु बर्मन नंदी वर्मन पल्लव वर्मन में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था वह गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल रही है जो इसके द्वारा चुने गए। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर में वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था वह तक्षशिला था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई। हिरण्यगर्भ ने धार्मिक कार्य कराया था और अपने पिता के अभियानों के क्रम में देखा जाए तो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा मिहिरभोज था और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जिसकी उपाधि आदि बनाए थी वह मिहिरभोज थे। शासकों के सही क्रम को देखा जाए तो इसमें वत्सराज जिनका समय काल 750 से 800 ईस्वी तक रहा। नागभट्ट का 800 से 833, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 और महीपाल का 912 से 944 आता है। नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल नरेंद्र भरत भट्ट में से फर्स्ट में से वह जो भारत के गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं थे, तो भरत भट्ट फर्स्ट जो है वह इनसे संबंधित नहीं थे, बल्कि नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल जो रहे हैं वह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत है। कुमारपाल की सभा को लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता जो रहे हैं वह विज्ञानेश्वर हिमाद्री और जीवोत्वाहन रहे हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राज के शेखर जो संबंधित है वह महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। इसमें कुछ सुमेलित किए गए जिसमें राजवंश और राजधानी प्रतिहार राजवंश जो है प्रतिहारों की जो राजधानी है कन्नौज है। परमार की धारा सोलंकी की अहिंवाड़ रही। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट चोल है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं रहे हैं, चोल नहीं रहे। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। राष्ट्रकूट शासक के प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय के द्वारा हराया गया था। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति जैसे कोल या कोयले जो है वर्तमान का अलीगढ़, महोत्सव नगर या वर्तमान का महोबा, महोदय श्री जो है कन्नौज का वर्तमान, जेजाक भुक्ति जो है वर्तमान में बुंदेलखंड का रहा। वह जिसने खंबात के में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वह जयसिंह सिद्धराज रहे। परमार वंश का शासक उपेंद्र और कृष्णराज रहे। राजा भोज ने धार पर शासन किया। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाले परमार वंशीय शासक भोज रहे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती रही। उपेंद्र मुंज गांगेदेव और उदयदित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं था गांगेदेव रहे। इसमें प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र हैं जिसमें बोध गया जो है बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में ये क्षेत्र में स्थित है।
कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो रहे हैं वह जैनुल आबिदीन रहे हैं। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का जो वास्तविक नाम है शाही खां रहा। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन के द्वारा। कर्नाट वंश का जो संस्थापक रहे हैं वह नान्यदेव रहे हैं। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह रहे हैं। कुरुषपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है कि राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में और गौड़बंगों के रचयिता वाकपति रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संबंध में अर्घट्टा को निरूपित किया गया। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हीलर को तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है वो पूरा फिनिश होता है, जिसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपका दायित्व है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जितनी भी वीडियो है आपकी जल्दी से जल्दी लेकर आए। धन्यवाद।